हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन पूछो में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ टीचर। ओके, तो चलिए पढ़ा जाए, शुरू कर दी जाए गणित की क्लास। चलिए भाई, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, ओके, सारा प्रेशर भूल जाया करो जब यहाँ क्लास किया करो। ओके, सारा प्रेशर, सारा दबाव रिलीज कर दिया करो, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत मजेदार सा टॉपिक है, वो है अभाज्य गुणनखंडन। एक ऐसा टॉपिक जो आप बचपन में बहुत बार पढ़े हो। बोलो सर सच में पढ़े हैं? हाँ बालक, सच में पढ़े हो। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। बोलो सर नाम ना बताओ, ये बताओ करते कैसे। तो बालक समझो कि क्या होता है इसमें। कि मान लीजिए अभाज्य गुणनखंडन होता क्या, बहुत सिंपल समझते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा अभाज्य संख्या क्या होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा? क्या होती है बालक, ध्यान करो। एक ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी की सभी संख्या क्या है? या तो खुद से विभाजित होंगी या फिर एक से विभाजित होंगी। समझ में आ रहा है? मतलब कहीं ना कहीं अभाज्य गुणनखंडन अगर नाम से बोलूं तो कहीं ना कहीं अभाज्य संख्याओं का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सही बात है, करने वाले हैं, लेकिन किस में करेंगे? तो समझिए बेटा कि मान लीजिए अगर हम किसी भी भाज्य संख्या को, किसी प्राकृतिक संख्या को उठा लें। मान लो मैंने लिया 24 लिया। क्या लिया मैंने? 24 लिया। ध्यान करो, आपने अभाज्य गुणनखंडन बहुत किया है। अरे बहुत सिंपल है यार, क्या करो, अब इसको मुझे क्या करना है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसमें करना है? कैसे करते हैं? ध्यान करो भाई। सबसे पहले अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बालक? 2। कौन सी होती है? 2 होती है, नहीं होती है? होती है सर। तो आइए भाई लिख लीजिए। तो बेटा देख लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि 2, सबसे पहले जिससे जाए सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना शुरू करो। 2 से शुरू किया करो। तो देखो बेटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। आ गया नहीं आ गया? मतलब मैं कह सकता हूं कि 24 का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा क्या होगा? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर इसको मैं व्यक्त करूं तो कह सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कह सकता हूं। और क्योंकि 2 2 2 तीनों क्या है? समान संख्या है, तो इसको मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूं, गुणा 3। तो ये हो गया बेटा 24 का अभाज्य गुणनखंडन। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? ये तो सर बहुत किए हैं। हाँ बेटा बहुत किए हो, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन। कुछ नहीं, आपको कोई भी भाज्य संख्या दे दी जाएगी या कोई भी आपको संख्या दे दी जाए, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की जो विधि होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंडन बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? बहुत सिंपल है। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए भाई, बहुत सिंपल है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे मान लो अपने, चलो करके दिखाओ। अच्छा, आपको करने को मिलेगा। ओके, चलो करके दिखाओ। मान लो 236 का आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। क्या करना है? 236 का अभाज्य गुणनखंडन कर लोगे? जल्दी से करके बताओ, जल्दी से, डू फास्ट, एकदम बढ़िया से। तो देखो सबसे पहले किससे जाएगा? सबसे पहले वो सबसे छोटी संख्या शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी गुणनखंडन करते हैं सबसे छोटी संख्या शुरू करते हैं, जो कि अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ओके ठीक है सर। तो बेटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर देखो 2 से जाएगा, क्योंकि ये सब सम संख्या है। सम संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं। थोड़ा 2 पंजा 10, 2 नेम 18 हो गया। लेकिन अब ये किससे जाएगा? अब क्या 3 से जाएगा? 3 एकम 3, 29 नहीं जाता 3 से। फिर 5 से तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि संख्या ही नहीं है। ओके, 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 के पहाड़े में 59 तो नहीं आता है। 11 से भी नहीं जाने वाला, किससे? 13 से जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा। किससे जाएगा सर? मैं आपको बता दूं बेटा, 59 अपने आप में एक अभाज्य संख्या, तो इसीलिए 59 से ही जाएगा। 59 एकम 59। समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूं 236 को मैं लिख सकता हूं क्या? 2 गुणा 2 गुणा 59। मतलब क्या है कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की विधि को क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंडन बोलते हैं। अरे समझ में आ गया या नहीं आ गया? आपको सवाल मिलेंगे ऐसे, कैसे? बहुत साधारण, 1 नंबर में मिलेंगे कि हाँ भाई इसका अभाज्य गुणनखंडन विधि से, मतलब अभाज्य गुणनखंडन करके दिखाओ, ये ऐसा सवाल मिल जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बहुत साधारण है यार, कुछ है इसमें करने को? नहीं है सर। बहुत बढ़िया बात है बच्चा।
तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंडन हो गया। समझ में आ गया होगा कि होता क्या, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, कुछ था नहीं इसमें, लेकिन इस पे आधारित एक प्रमेय है अब हमारे पास। ओके, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं आपको चलिए प्रमेय के पास ले चलता हूं। ओके, तो अभाज्य गुणनखंडन हमने देख लिया, अब उस प्रमेय की बात करेंगे थोड़ा सा। प्रमेय 1.1 है, क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या बोलते हैं? इसका नाम है, क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आपको जब कहीं इस्तेमाल करना होगा तो आप लिखोगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। ओके, तो इसलिए नाम याद रखिएगा। कहती क्या है ये समझ लीजिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या, अभी जो पीछे संख्याएं थी वो भाज्य थी, भाज्य संख्या क्या होती हैं? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से भी क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सारी की सारी क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, बेटा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं सर। हाँ बेटा, देख चुके हो। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो बेटा ये कुछ नहीं कहती है, देखो अभी ये नीचे वाला लाइन अभी समझाऊंगा आपको। ये कुछ नहीं देखे तो क्या है, नाम भले इसका बहुत बड़ा था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बच्चे सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या होगा। अरे कुछ नहीं बालक, ये काम तो अभी हम पीछे करके आए हैं, नहीं करके आए हैं। क्या था कि प्रत्येक भाज्य संख्या ही तो थी को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया था, और किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। वो था क्या? अरे कुछ नहीं, ये जो प्रमेय है वो क्या बताती है? ये प्रमेय हमें कुछ नहीं, ये प्रमेय हमें अभाज्य गुणनखंडन ही सिखाती है। क्या सिखाती है बालक? अभाज्य गुणनखंडन की बात कर रही है। बस नाम अलग तरीके से दे दिया है इन्होंने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे क्लियर है? पक्का है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। वीडियो को लाइक करो बेटा, जिससे कि पता चले कि आपको क्लियर हो रहा है। ओके, तो लेकिन अब समझते हैं कुछ आगे इन्होंने लिखा। क्या लिखा वो ध्यान से देखो बेटा। क्या बोला? तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बोल क्या रहे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? तो बेटा सुनो, ये कहना क्या चाहते हैं? बहुत साधारण सी चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो, समझिएगा, आओ चलो इधर लिखते हैं। चलो अच्छा पीछे वाला देख ही लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, 24 को लिखा मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखा। अब अगर मैं इसके क्रम को, क्योंकि हो सकता है ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, मतलब क्रम बदल सकता हूं। इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। हर बार जब इन सबका आप गुणन करोगे, गुणनफल करोगे, तो क्या आएगा? 24 ही मिलेगा। देखो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 2 तियां 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। होगा नहीं होगा? मतलब क्या है कि अगर मैं इस क्रम को नजरअंदाज कर दूं, अगर क्रम को महत्व ना दूं, उसको थोड़ी देर छोड़ दें, तो बेटा क्या है? आपको दिख रहा है कि ये जो गुणनफल होने वाला है, ये जो गुणनखंडन होता है, ये अद्वितीय होता है। कैसे? ध्यान दो कि कभी भी 2 2 2 और 3 की गुणा करोगे तो आपको एक ही संख्या मिल सकती है, वो है 24। 24 के अलावा क्या कोई और संख्या आप प्राप्त कर सकते हो? बताओ जल्दी से, जल्दी से बोलो, कर सकते हो क्या? अरे पॉसिबल है क्या? संभव है? बताइए भाई। नहीं है? ओके, तो ऐसे ही बेटा अगर मैं 236, ध्यान से देखो, 2 की गुणा 2 से करूं और 59 से करूं, तो हर बार जितनी बार गुणा करूंगा मुझे 236 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई और संख्या मिल ही नहीं सकती। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब ये यही कहना चाहते थे। क्या कहना है? ध्यान से देखो, तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को अगर हटा दें के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये गुणनखंडन जो होता है वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है बालक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब अगर इन गुणनखंडों को मैं गुणा करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वही संख्या मिल सकती है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं मिल सकती है। या फिर बोले कि हर संख्या का जो गुणनखंडन होगा वो क्या होगा? अद्वितीय होगा। समझ में आ रहा है? मतलब 16, 18, 20,
22, 21, 24, इनमें से किसी का गुणनखंड समान नहीं हो सकता। सबका गुणनखंडन जो होगा वो अद्वितीय होगा। बस क्रम को नजरअंदाज कर देना, वरना बोलो सर 2 तिया भी 6 हुआ, 3 दूनी भी 6 हुआ, तो ये तो अलग अलग हो गया। अरे अलग अलग नहीं है भाई, बस आपने क्रम बदला है, संख्याएं नहीं बदली है बालक। समझ में आ रहा है? आपने सिर्फ और सिर्फ क्रम बदला है, आपने संख्याएं नहीं बदली हैं। मान लो अगर मैं इनको आरोही क्रम में लिख दूं तो क्या होगा? तो क्रम भी वही रहेगा। देखो अभी ये देखते हैं। तो बेटा 16 क्या लिखता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 18 क्या लिखता हूं? 9 दूनी 18। तो बेटा 2 गुणा 3 है, ठीक है। 20 को 2 दूनी 4 पंजे 20। 22 को 2 गुणा 11। 21 को 3 गुणा 7। 24 को 8 तिया 24। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो बेटा, सभी संख्याओं का, जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी उन सभी का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो क्या है? अद्वितीय है नहीं है? क्या किसी में समान संख्या मिल रही है? इसमें 4 2 आए तो इसमें 1 2 2 3 आ गए, इसमें 2 2 1 5 आ गया, इसमें 1 2 और 1 11 आ गया, इसमें 1 3 और 1 7 आ गया, इसमें क्या है? 3 2 आ गए हैं और 1 3 आ गया नहीं आ गया? मतलब क्या है कि ये गुणनखंडन हमेशा क्या होता है बेटा? अद्वितीय होता है। बस इसके क्रम को मत देखिए, क्रम के बगैर अगर इसको हम देखें तो ये अद्वितीय होता है। बस इतना सा ही कहना चाहती है। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया? आ गया, बहुत अच्छी बात है बालक। जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताया करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए हाँ भाई आ गया। अब दूसरे शब्दों में अगर बोलें बालक, तो क्या कह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि एक प्राकृत संख्या का यहां तात्पर्य प्राकृतिक संख्या से है। ओके, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, क्रम को छोड़ दो, तो अद्वितीय होता है। मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या को जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वो क्या होगा? अद्वितीय होगा। समझ में आया क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं है? पक्का? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये रही आपकी क्या थी? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसी के उस पे आपको क्या करना होगा? चलो कुछ सवाल आपको मिलेंगे, जैसे आपको क्या करना होगा कि इनका गुणनखंडन विधि से इनका क्या करना हो? गुणनखंड आपको ज्ञात करने होंगे। जैसे लाइक मान लो, चलो इनका अभाज्य गुणनखंडन करो। एक संख्या दे रहा हूं 2012। चलो भाई इसका अभाज्य गुणनखंडन करिए। कर लेंगे? करिए। अच्छा 2012 छोड़ो, 2016 दे देता हूं, चलो थोड़ा आसान हो जाए। देखो अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या आएगा? 2 एकम, छोटी संख्या शुरू किया, 2 एकम 2, ये तो जो 0 से जाएगा, फिर 2 0, क्योंकि ये भी एक क्या है? 2 से छोटा है, तो 2 0 है 0। फिर क्या बचा? 1 6 16 बचा, 2 8 16। फिर क्या आएगा? 2 पंजे 10, 0 2 चक्कू 8, 2 2 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। आ गया? देखो जल्दी से देखो, तुम्हारा भी यही आएगा, जल्दी से बताओ आया क्या? आया तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा हम 2016 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया? अब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 की घात 5, जितना एक जैसे संख्या उनकी घात लगा दो, 1 2 3 4 5 थे, गुणा 3 की घात 2 गुणा 7। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? तो अगर मैं एक व्यापक रूप से देखें तो हम क्या कह सकते हैं? व्यापक रूप के तौर पे हम बोल सकते हैं कि यदि, क्या बोल सकते हैं कि यदि x एक भाज्य संख्या है, क्या है? भाज्य संख्या है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? तो हम x को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या है? P1 P2 P3 डॉट 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 Pn लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब जहां P1 P2 P3 Pn अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? मतलब ये अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारे। ओके, अब
अगर इनका ऑर्डर मान लेते हैं, अगर हम P1 P2 P3 को आरोही क्रम में मान लें तो हम कह सकते हैं, यदि P1 P2 P3 डॉट 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 Pn आरोही क्रम में, किस क्रम में है बेटा? आरोही क्रम में है, तो क्या हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि P1 जो होगा वो सबसे छोटा होगा P2 से या उसके बराबर हो सकता है, P2 P3 से छोटा होगा, P3 ये ऐसे चलता जाएगा, ये Pn से छोटा होता जाएगा, नहीं होता जाएगा? क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे देखो ना यार, देखो 2016 किया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो एक मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है, ये P7 है और P8 है। तो देखो बेटा ये सबसे छोटा, अगला वाला देखो या तो उससे छोटा होगा या बराबर होगा, देखो मैंने चिन्ह लगाया है बराबर का, देखो अगला वाला उसके बराबर आ गया, आरोही क्रम में लिखा है तब की बात कर रहा हूं, उसके अगला वाला भी इसके बराबर है, उसके अगला इसके बराबर, उसके अगला इसके बराबर, उसके बाद वाला क्या होगा? उससे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद वाला इसके बराबर हुआ, लेकिन उसके बाद वाला उससे बड़ा हो गया, तो ये आरोही क्रम है, छोटे से बड़ा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो चलिए भाई अब एक सवाल करते हैं, जैसे आप जल्दी से बताइए मुझे, मान लो मैंने आपको एक सवाल दिया 1470 का क्या करो? अभाज्य गुणनखंडन करके बताओ कि क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ भाई। तो आइए देखते हैं जल्दी से, आप ट्राई करो अपनी कॉपी में, मैं ट्राई करता हूं अपनी कॉपी में। तो बेटा क्या आएगा? 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 2 पंजे 10, ठीक है भाई। 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, हाँ 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 3 से अब नहीं जाने वाला बेटा, 5 से जाएगा, 5 चौकू 20, 4 5 5 नेम 45, 7 सते 49 और 7 एकम 7। मतलब क्या आया? हम बोल सकते हैं कि 1470 हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। ओके, तो हम क्या सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 का वर्ग। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा कि इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे बालक? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन आएगा आपको सब्सक्राइब करवाने? थोड़ा जल्दी से करें, जिससे कि हम और अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लेके आ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।